नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल से और 60 में। दोस्तों, मेंस की सीरीज हमने स्टार्ट की है अभी, जिसमें रेस के नाम से ये सीरीज है। और इसमें आज जो डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 2, जो मेरा इंग्लिश का सेक्शन है, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो पैराग्राफ कैसे कैसे करने हैं, जंबल सेंटेंसेस कैसे करने हैं, और उसको कितना स्पीडली आपको करना है, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई लेंदी पैराग्राफ है, तो लेंदी पैराग्राफ को बहुत कम समय में, जो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा ना हो, आप पूरा पढ़ें या एक एक क्वेश्चन को करें या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के कर दें, वो सारी मैं ट्रिक इसमें डिस्कस करूंगा आपसे। तो एक तो टाइम बचाइए, क्वेश्चन को समझिए, टाइम बचाइए, पैराग्राफ में टाइम बचाइए, सेंटेंस रीऑर्डरिंग जो आपके जंबल सेंटेंस है उसमें टाइम बचाइए। अगर आपने टाइम बचाना सीख लिया एग्जाम में, तो आप मेरिट बीट कर जाओगे बहुत अच्छी रैंक के साथ में। तो देखिए, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे समझो, पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसने कहा कि इन डेंजर ऑफ, तो कैसे करना है समझना होगा। एट डेंजर ऑफ करें, इन डेंजर ऑफ करें, डबल एफ करें, फोर करें, ये थोड़ा नॉलेज गेन करो, थोड़ा थोड़ा चीजों को समझो। उसने कहा पीपल, अब पीपल के तुरंत बाद हु आ गया, कंजक्शन आ गया, तो पीपल की वर्ब अब यहां नहीं मिलेगी, इसकी वर्ब ढूंढ लो। हु वाले पार्ट को बिल्कुल अलग कर दो। हु केम इनटू कांटेक्ट विद द कैरियर, कैरियर होता है जो किसी बीमारी को, वाहक होता है, बीमारी को ढोता है, उसे कैरियर बोलते हैं। तो लोग जो दूसरे कैरियर के टच में आ जाते हैं, इसकी वर्ब ढूंढिए। तो पीपल आर, ये मेन सेंटेंस है, पीपल आर इन डेंजर ऑफ कैचिंग। अब देखो, डेंजर के लिए इन आता है, इन डेंजर, यू आर इन डेंजर, आप खतरे में है। और डेंजर किस चीज के खतरे में है? बीमारी को कैच करने के खतरे में है, तो इसके बाद सिंगल एफ आएगा। प्रीपोजिशन आ गया ऑफ, ऑफ के बाद आ गया आईएनजी। भाई इसी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, डेंजर से पहले इन आता है, किस चीज का डेंजर है उसके लिए ऑफ आता है, ऑफ के बाद जीरेंड आता है। भाई कुछ नहीं करना, करेक्ट सेंटेंस है, नो इंप्रूवमेंट जाएगा। बार बार इसका मीनिंग निकालते फिरोगे कि लोग जो दूसरे कॉन्टेक्ट के लोगों के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं वो खतरे में होता है, फिर इसका मीनिंग आर्ट एट डेंजरस ऑफ, ये नहीं। इन डेंजर, डेंजर नाउन है, डेंजरस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन नहीं चलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन डेंजर ओ डबल एफ नहीं आता, तो यही ऑप्शन जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। कुछ नहीं करना, नो इंप्रूवमेंट सेंटेंस है, फोकस कीजिए, नाउन के साथ प्रीपोजिशन आएगा और जिस चीज का खतरा उसके लिए सिंगल एफ आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करा करो। और देखिए, शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ टू द सर्विस ऑफ, अब उसने कहा टू द सर्विस ऑफ, द आर्टिकल है, आर्टिकल के पास सेंटेंस में नाउन आना चाहिए, नेचुरल से तो नाउन आएगा। ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले भी अपन नाउन आना चाहिए। और जो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आप यूज किए हैं, नाउन नहीं होता है, तो इनमें से नाउन छांट लीजिए। कहाँ है? सर्विस नाउन होता है, सर्विसेज नहीं, ओ डबल एफ नहीं आएगा, सर्विस फिर से वो थर्ड फॉर्म आ गया, ऑप्शन जाएगा ए। ध्यान रख, समझ गए ना, आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, तो सर्विस नाउन है, सिंगल एफ आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग की मीनिंग मत खेलो भाई, मीनिंग में नहीं होता क्वेश्चन बहुत जल्दी से। आपको जब एरर पूछ रहा है, इंप्रूवमेंट पूछ रहा है, तो टेक्निकली वो ग्रामर के पार्ट पूछ रहा है, आप उसका मीनिंग लगाते फिरोगे। शी डेडिकेटेड, या डेडिकेटेड का मीनिंग नहीं पता, द हर एंटायर लाइफ टू द, अब तुम मीनिंग में उलझोगे। द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वहां घूमते रहोगे भाई, हो जाएगा मामला। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का मतलब है गरीबों में भी अत्यंत गरीब, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन। तो आपको क्या चाहिए? नाउन। और सर्विस्ड नाउन नहीं होता, नाउन होता है सर्विस, तो ऑप्शन जाएगा ए, खत्म बात। नेक्स्ट आते हैं, सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना है। रीऑर्डरिंग के लिए बच्चा क्या गलती करता है? आप इसको पढ़ोगे, फिर इस बी को पढ़ोगे, फिर सी को पढ़ोगे, फिर डी को पढ़ोगे, फूट जाएगा टाइम तुम्हारा सारा वहां पर। ऑप्शन देखिए, सी से या ए से, खत्म बात। तो या तो यहां से सेंटेंस बनेगा या फिर यहां से सेंटेंस बनेगा। तो आपने कहा बट टुडे इट इज आल्सो बीइंग, इट इज आल्सो बीइंग यूज्ड, आजकल जो है, लेकिन केवल आज की बात करें, आजकल ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, क्या यूज होता है? तो इट के बारे में कुछ कंफर्म तो है नहीं, इट तो एक प्रोनाउन हो गया। अब ये नहीं पता ये प्रोनाउन आया किस लिए है, किसकी हम बात कर रहे हैं, तो सी से तो बचना पड़ेगा, सी से नहीं जाएगा। ए में देखो, ए में क्या कहा? पेपर, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, टेक्स्ट बुक, इनकी बात चल रही है। आर द टूल्स यू नीड इफ यू वांट टू गो टू स्कूल, ये वो टूल्स है, अगर तुम्हें स्कूल जाना है तो इनकी जरूरत पड़ेगी। तो नेचुरल से बात है, सी से बेहतर क्या जाएगा? ए। तो ए ये भी है, ए ये भी है। अब इस ऑप्शन में डी है या बी है ए के बाद? उसने कहा कि पेपर, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं बी से जाता हूं तो लैंग्वेज को मैच करना पड़ेगा। उसने कहा पेपर, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, इनकी जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ है, यू कैन ऐड, इसमें एक और चीज ऐड अप कर सकते हैं, क्या? आईपैड। कॉलेज में आईपैड की, स्कूलों में आईपैड की भी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है ये ऑप्शन बन जाए। लेकिन अगर मैं ए के साथ डी जाता हूं, ध्यान रखना ए के साथ डी क्या है?
उसने कहा पेपर पेंसिल व्हाइट बोर्ड टेक्स्ट बुक इनकी आपको जरूरत पड़ेगी स्कूल जाने के लिए। द टैबलेट इज यूजफुल फॉर, और जो टैबलेट है उसका बड़ा, टैबलेट कहां से आ गई भाई, इसमें टैबलेट बतानी तो पड़ेगी ना, टैबलेट कहां से आई है, आईपैड से। तो नेचुरल सी बात है ए के बाद जो बेहतर है वो कौन है, बी, ऑप्शन क्या जाएगा, डी, खत्म। एक एक वर्ड का मीनिंग निकालने की जरूरत ही नहीं होती, तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा आपका डी। ऐसे और देखो, इसको देखिए, या तो डी से शुरू हो रहा है या बी से या सी से, सी से, तो ए तो पढ़ने का मुझे कोई लॉजिक बैठता नहीं है कि मैं ए ऑप्शन को पढ़ूं बैठ के, टाइम थोड़ी खराब करना है। डी में क्या है, नाइट फॉल फाउंड देम, रात हो गई उनके पास में फॉरेस्ट में, सो द कॉक, कॉक से पहले दा लिखा है, इसका मतलब मैं इसको बात पहले कहीं कर चुका हूं। ध्यान रखना, अगर किसी कॉमन नाउन से पहले द आ जाए तो उसका मतलब मैं उसकी बात पहले कहीं ना कहीं कर चुका हूं। तो कॉक के बारे में कहां बात की, तो यहां से मैं शुरू नहीं कर सकता। सी में क्या लिखा है, ए डॉग एंड ए कॉक, हाँ इससे पहले मैंने इनकी बात कहीं नहीं की है, जब तक ए है तब तक उसकी बात कहीं नहीं की है, वो पहली बात कर रहे हो। जैसे ही द आ जाएगा आप उसकी बात कहीं ना कहीं कर चुके हो। जैसे यहां भी द कॉक है, इसका मतलब इस सेंटेंस से पहले भी मैं कॉक की बात कर चुका हूं। यहाँ ए फोक्स है, यहां मैंने फोक्स की इससे पहले कहीं बात नहीं की है, तो ध्यान रखना। तो ए डॉग एंड ए कॉक, तो ये ऑप्शन यहां से आपका शुरू हो सकता है सी से। एक मुर्गा और एक कुत्ता अचानक से कहीं एक्वेंटेंस हुए, मिले और अपने रास्ते पे वो साथ साथ चल दिए। अब सी से एक ही ऑप्शन जा रहा है, दो जा रहे हैं सॉरी। अच्छा बी से क्या है, एज द नाइट पास्ट अवे द डे ड्रॉन्ड, जैसे ही दिन निकला रात गई। द कॉक, फिर से द कॉक आ गया, इसका मतलब मुर्गे की बात मैं पहले से कर चुका हूं, तो ना तो बी से शुरू होगा ना डी से, नेचुरल होता है सी से स्टार्ट होगा। तो वो कह रहा है कि कुत्ता और मुर्गा अचानक से मिले और वो एक दूसरे के एक्वेंटेंस में हुए और वो ट्रेवल करते लगे साथ साथ। अब यहां से किसको जोड़ोगे, सी के बाद तो डी या ए में क्या है, ए फोक्स हियरिंग द कॉक एंड थिंकिंग। अब और डी में क्या लिखा है, नाइट फॉल फाउंड देम, रात हो गई जंगल में, कॉक जो था वो उड़कर बैठ गया पेड़ पर, प्रीच्ड अमंग द ब्रांचेस, ब्रांचेस में जाकर बैठ गया, छिप गया। वाइल द डॉग डोज्ड बिलो द फुट, फुट होता है पैरों में यानी कि जमीन पर, और जो कुत्ता था वो जमीन पर लेट के वहीं सो गया। ये जा सकता है डी, ठीक है। और डी के बाद फिर क्या जाएगा बी, और जैसे ही रात गुजरी दिन निकला, कुक ने क्या किया, उसकी आदत के हिसाब से सेटअप क्रॉइंग, उसने अपने बांग वांग देनी शुरू कर दी। तो नेचुरल सी बात है ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन, सी डी बी। और फिर यहां से देखो, ए फॉक्स हियरिंग द कॉक थिंकिंग टू मेक अ मील ऑफ हिम, और जब एक लोमड़ी ने उसकी आवाज सुनी मुर्गे की तो उसे लगा भाई तो खा जाऊं मैं इसे। तो ये लैंग्वेज आपकी बन जाएगी, इस तरह से आप चेक करो क्वेश्चन को, हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड, सी डी बी है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट आपको चेक करना, डायरेक्ट नरेशन है। नरेशन में क्या करना है, फॉर्मेट को समझने की कोशिश करो। उसने कहा गूगल ऑफर्ड मी, गूगल ने मुझे ऑफर किया, तो मुझे इनडायरेक्ट सेंटेंस का डायरेक्ट बनाना है, इन्वर्टेड कॉमास मुझे सारे में लगाने पड़ेंगे। टू गो टू द मार्केट इन हिज कार, तो पहले कुछ समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे लिखा है इन हिज कार, और इस सेंटेंस को अगर देखें, लेट मी टेक यू टू द मार्केट, इसमें इन हिज कार का कोई जिक्र ही नहीं है, कार तो यहाँ पे खाई गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कैन आई टेक यू टू द मार्केट, इसमें भी कार का कहीं जिक्र नहीं, खा गया, फॉर्मेट नहीं बदल सकते भाई, कार में चलने का प्रस्ताव दिया है। लेट्स गो टू मार्केट इन माई कार, तो इन हिज कार इन माई कार मैच हो रहा है। कैन यू कम विद मी टू द मार्केट, इसमें भी कार नहीं है भाई, यही जाएगा सी ऑप्शन। एक वर्ड पकड़ लो आपका सेंटेंस हो जाता है। बस ये है कि इनकी प्रैक्टिस करो कि कौन से वर्ड को मैच करना है, समझ गए। बाकी आप इसे मैच भी करोगे तो ऑफर्ड मी, तो क्या होगा, गूगल टोल्ड मी लेट्स गो टू मार्केट इन माय कार, तो ये ऑफर हो गया आओ मेरी कार में मार्केट चलते हैं। तो जैसा फॉर्मेट है, टू गो टू मार्केट, गो टू द मार्केट, सेम इन हिज कार इन माय कार, फॉर्मेट को मैच कर लीजिए, नरेशन हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन जाएगा सी। इसको देखो, फियोना इंक्वायर्ड वेदर आई हैड गॉन, ये लिखा हैड गॉन टू स्कूल ऑन ट्यूसडे, ठीक है। हैड गॉन क्या है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमें इसका डायरेक्ट बनाना है इनडायरेक्ट से। पास्ट परफेक्ट कहां से बनता है भैया, तो पास्ट परफेक्ट बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से, या पास्ट परफेक्ट बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से। इसने बोला हैड यू बीन गोइंग, अब आपका क्या है हैड गॉन, यहाँ पे क्या है बीन गोइंग, वो तो नहीं हो रहा ना मैच, गलत हुआ। आर यू गोइंग, आर का तो यहाँ पे क्या होता, वाज वर होता, और गोइंग आईएनजी तो है ही नहीं यहाँ पे, ये भी मैच नहीं हुआ। डिड यू गो, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है। आर यू गॉन, आर का तो भाई साहब वाजवर बनता ना, तो ये भी नहीं जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा सी। बहुत तेजी से क्वेश्चन करने की हैबिट बनाइए। अगर आप क्वेश्चन को खेलना सीख गए ना क्वेश्चन के साथ में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे, फिर इसे पढ़ोगे, फिर इसे पढ़ोगे, फिर इसे पढ़ोगे, भाई खत्म टाइम तुम्हारा।
45 क्वेश्चंस करने हैं, बहुत कम टाइम है, मैक्सिमम 20 मिनट आप मान के चलो जो मिलने हैं, 20 25 30 मिनट, इससे ज्यादा का टाइम अगर आप ले रहे हैं ना वहां पे जाके आधा घंटे के आसपास का टाइम खो रहे हैं इसमें, या मान लीजिए प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन है और आप 15 मिनट का टाइम पूरा ले रहे हैं, तो भाई नहीं हो पाएगा। खत्म करने की कोशिश किया करो, क्वेश्चंस को उड़ा दिया करो फटाफट। देखो और देखो, डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट, द डॉक्टर केम, डॉक्टर सब्जेक्ट, केम सेकंड फॉर्म, ऐसे चेक किया और आफ्टर कंजंक्शन हुआ, द पेशेंट सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, पास्ट फर्स्ट फॉर्म। भाई दुनिया में कौन से हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आएगी। आफ्टर द पेशेंट, ये पास अवे जहां भी है वो एरर है, बी पार्ट गलत है, हमें करना पड़ेगा पास्ट। तो चेक करो ना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर कंजंक्शन सब्जेक्ट हेड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, किस्सा खत्म, पास्ट हो गई। ठीक, नेक्स्ट आइए, शी इज इन, पहली बात तो ये देख लो हरी से पहले एन लिखा, साउंड भी चेक करोगे तो हरी में जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट में एन तो वैसे ही नहीं आता है, तो नेचुरल सी बात है ये तो एन हरी तो एरर है ही है। ठीक है, हरी के लिए क्या आना चाहिए? इन ए हरी, एक फ्रेज होती है इन ए हरी, यानी जल्दबाजी में। एरर आपके सामने हलवे की प्लेट में रखी हुई है, हरी से पहले एन नहीं आता, साउंड भी चेक कर लोगे, कॉन्सोनेंट साउंड में एन आएगा, वॉवल साउंड में ए, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड में ए आएगा और वॉवल साउंड में एन आएगा। ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे एन नहीं ए आना था, इन ए हरी, खत्म किस्सा। नेक्स्ट, आई कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड, देखो सॉरी इट कैन, इट है इसके बाद मॉडल है कैन, कैन के साथ गेट फर्स्ट फॉर्म आ गई। एरर को इस टाइप से चेक किया करो, कैन के साथ कौन सी फर्स्ट फॉर्म है? गेट, गेट के बाद आपने यूज किया है एक्सट्रीम कोल्ड, कोल्ड एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले कौन आता है? एडवर्ब, जबकि आप एक्सट्रीम लिखें, एक्सट्रीम एडवर्ब नहीं होता है, इसको मुझे एडवर्ब बनाना पड़ेगा, एक्सट्रीमली कोल्ड, तो यहाँ पे एक्सट्रीम की जगह एक्सट्रीम ले आएगा, इस पार्ट में एरर है। एरर मिल गई, आगे मेरा जाने का लॉजिक नहीं बैठता कि ड्यूरिंग द विंटर्स, कुछ बच्चे सोचेंगे ड्यूरिंग द विंटर या विंटर्स, यहां हलवा रखा है तुम वहां भाग गए। एरर चेक करने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कौन एडजेक्टिव है, उससे पहले एडवर्ब क्या, उसको मैच करते चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चंस होते हैं, टैकल किया करो थोड़ा सा। देखो, आयरीन वेंट टू ऑफिस, आयरीन सब्जेक्ट, वेंट टू ऑफिस पास्ट की बात कर रहा है, एवरी सिंगल डे बाय वॉक, वो कह रहा है इसको इंप्रूव कर दीजिए, वो कह रहा है एवरी डे सिंगल बाय वॉक, एवरी सिंगल डे वॉक, एवरी सिंगल डे ऑन फुट, एवरी सिंगल डे ऑन वॉक। देखो जब भी तुम पैदल चलते हो कहीं, आपने कहीं पर अगर पैदल जाना है, जैसे आप घर से निकले कॉलेज के लिए पैदल निकले, किसी व्हीकल को लेकर निकले हैं तो बाय व्हीकल आता है, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, ध्यान रखना। बाय किसके लिए आता है? जब तुम किसी व्हीकल से चलते हो, लेकिन अगर तुम पैदल चलते हो तो पैदल के लिए आता है फुट, और फुट के लिए प्रीपोजिशन आता है ऑन फुट। ठीक है ना, पैदल चलने के लिए क्या आएगा? ऑन फुट, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, सी पार्ट इसका ठीक कर दीजिए। तो आयरीन जो थी वो ऑफिस गई, हर दिन गई पैदल, एवरी सिंगल डे ऑन फुट, ये सिर्फ एक प्रीपोजिशन से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पैदल चलने के लिए क्या आता है? ऑन, व्हीकल से चलने के लिए क्या आता है? बाय। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। The family is neither interested in selling the house or, ये यहां तक अंडरलाइन कीजिए। अब देखो नेदर के साथ और तो आता नहीं है, क्या आता है? नोर आता है। यहाँ पे यट लिखा है नहीं आ सकता, नोट लिखा है नहीं आ सकता, नोर लिखा है यही आएगा, खत्म। एक वर्ड चेक कर लो, हो जाता है। द फैमिली इज नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस नोर रिबिल्डिंग इट, तो नोर रिबिल्डिंग, क्लियर। नाइदर, नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, नॉट बिकॉज बट बिकॉज, ये कॉम्बिनेशन है, याद रखें। इसे चेक करो जल्दी से, क्या है? इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन, काश के मैं फिर से जवान हो जाता या हो जाऊं, जो भी कंडीशन आपकी। अब इफ ओनली ध्यान रखो, अगर पॉइंट आता है इफ ओनली आई विश, आई वुड या वुड दैट, इन सबका हिंदी सेंस होता है काश। और ये सारी चीजें अनरियल हैं। जब भी हम कहते हैं काश आज बारिश हो जाए, काश उसका फोन आ जाए, तो जहां भी हम काश बोलते हैं तो हम कैसी बात करते हैं? हम अनरियल फैक्ट की बात करते हैं। तो इसके बाद जितने भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो हमेशा पास्ट टेंस में ही बनाएंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और पास्ट टेंस में भी क्या बनेगा? प्लूरल।
यानी कि क्या क्या आ सकता है, डिड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हैड आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आ जाएगा, लेकिन वाज नहीं आएगा। वाज की जगह क्या आएगा, वर। कभी भी इनके बाद वाज नहीं आता, तुम्हें वर करना है, तो वर यहां भी है, ये कुछ से नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, एयर पॉइंट जाएगा। तो इफ ओनली आई वर यंग अगेन, हमेशा वर आएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। ये कास्ट के सेंस में होगा। चलो नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन देखें। एज गुड एज गोल्ड, सोने जैसा बढ़िया, इतना बढ़िया जितना के सोना। तो देखो ईडीएम का मीनिंग है, कहीं जब ईडीएम में एक बात ध्यान रखना, ईडीएम में कभी भी जो ना सेम मीनिंग नहीं आता। जैसे आप लगा ए पर्सन हु लव्स गोल्ड, यहाँ भी गोल्ड, ये गोल्ड नहीं आएगा। ए पर्सन हु इज गुड लाइक गोल्ड, सेम मीनिंग नहीं होगा, गोल्डन पर्सन नहीं होगा। ए पर्सन हु इज ओबीडियंट वेल बिहेव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत आज्ञाकारी है, बहुत तहजीबदार है, और कहते हैं सोना है हमारा लड़का सोना, तो सोने जैसा आदमी, भाई साहब सोने का आदमी है, इस आदमी में कोई ऐब नहीं है, उसे बोलते हैं एज गुड एज गोल्ड, सोने जितना प्योर। ठीक है ना, ऑप्शन जाएगा ए। ईडीएम का मीनिंग कभी भी एग्जैक्ट मीनिंग वही नहीं देता जो वर्ड वहां पे लिखे होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक बार गड़बड़ हुई है, लुक देखो, द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, के शैतान अपनी पत्नी को पीट रहा है। देखो शैतान पत्नी को पीट रहा है। डू यू थिंक वी विल सी अ रेनबो, ये एक ईडीएम है, वी विल सी अ रेनबो। विल सी अ रेनबो का मतलब होता है, रेनबो होता है जब सप्तरंग आसमान में दिखाई देते हैं बारिश के बाद में, हम उनका पीछा करते हैं पकड़ने के लिए कि इंद्रधनुष, चलो वहां जाके धनुष पकड़ लेते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो किसी ऐसी चीज को फॉलो करना जो आपकी पहुंच में आ ही नहीं सकती, किसी इंपॉसिबल चीज को फॉलो करना, रेनबो, सी रेनबो होता है कि वी विल सी रेनबो, कि हम रेनबो को देखें। पर यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं किसी भी तरह से। तो वन हु प्रेजेंट्स ए काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं होता। इफ यू हैव नथिंग टू डू, अगर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है तो तुम कुछ तो गलत करोगे, ये भी कोई सेंस नहीं है। तो when someone comes in unexpected while being talked about, एक आदमी अचानक से आ जाता है जिसके बारे में बात चल रही होती है, वो एक कहावत होती है, call the devil and devil is come, ये भी पॉइंट नहीं जाएगा। the sun is shining while it rains, अब मजबूरी है, इन्होंने यही ऑप्शन है एसएससी के अंदर में जब आया था एग्जाम के अंदर ये, तो उन्होंने इसी ऑप्शन को माना है। इन्होंने रेनबो को एग्जैक्ट रेनबो के फॉर्म में उठा लिया कि सन इज शाइनिंग व्हाइल इट रेन्स, कि सूरज चमक रहा है जब बारिश हो रही है। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें, अब आंसर यही है इसका, सीजीएल ने भी यही माना था, और ऑप्शन कोई मैच भी नहीं हो रहा, तो इस बिहाफ पे मजबूरी में इस ऑप्शन पे हमें जाना पड़ा। ठीक है, तो ये मजबूरी का ऑप्शन है, ये एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रेजाइल का पूछ रहा है सिनोनिम। फ्रेजाइल, देखो फ्रेजाइल होगा जो बहुत ही नाजुक चीजें होती हैं और वो भंगुर होती हैं, आराम से टूट जाती हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रेजाइल। जो आसानी से टूट जाने वाली चीजें होती हैं क्या होती है, फ्रेजाइल। तो इसका पूछ रहा है सिनोनिम। यहाँ पे क्या है, अनकैम्प्ड। अनकैम्प्ड क्या होता है, गंदा। स्टर्डी, स्टर्डी होता है जो तकड़ा, हट्टा कट्टा तगड़ा होता है, मजबूत होता है। इंटेंस भी मजबूत होता है। ब्रिटल होता है नाजुक। नेचुरल सी बात है भाई, वर्ड कौन सा जाएगा, ब्रिटल, नाजुक। नाजुक चीजों को बोलेंगे हम लोग फ्रेजाइल। अगला देखें नेक्स्ट, अमीकेबल, ये होता है मिलनसार, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही फ्रेंडली होता है। सिनोनिम पूछना तो फ्रेंडली यहाँ पे लिखा हुआ, फ्रेंडली। जेनरस होता है दयालु, तो दयालु का मिलनसार से कोई लेना देना नहीं है। प्राउड एक टाइप से अहमी घमंडी भी होता है, गर्वान्वित होता है। तो हार्स वगैरह, ये सही वर्ड क्या जाएगा, फ्रेंडली। एग्जैक्ट वर्ड है फ्रेंडली। अमेबल का, अमेबल अमीकेबल एक ही वर्ड होते हैं। नेक्स्ट आइए, एंटोनियम पूछ रहा है अब यहाँ पे आर्टिफिशियल का। आर्टिफिशियल जानते हैं, बनावटी। आर्टिफिशियल का जाता है बनावटी, बस आपने बना ली चीजें, नई मनगढ़ंत कहानियां बना दी, फैब्रिकेट कर दी चीजों को। तो इसका पूछ रहा है अपोजिट। तो बनावटी का अपोजिट रियल है, फेक है, नेचुरल है या मैन्युफैक्चर्ड है। मैन्युफैक्चर्ड होता है बनाया हुआ, ये भी फैक्ट्री में बनाया जाएगा, नहीं होगा। अच्छा, आर्टिफिशियल वो भी होता है जो फेक है, फेक को भी आर्टिफिशियल कहते हैं, समझ रहे ना, जो ओरिजिनल से अलग है उसे आर्टिफिशियल कहेंगे। तो कुछ लोग कहेंगे रियल, रियल वास्तविक है। रियल का जो अपोजिट होता है वो अनरियल होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो आर्टिफिशियल होता है आपने उसे बना लिया, क्रिएट कर लिया है। तो अपोजिट रियल नहीं, क्या होगा, नेचुरल। नेचुरल होता है जो प्राकृतिक तौर पे होता है, ये बनाया गया है, ये प्राकृतिक है। ध्यान रखना, रियल नहीं, रियल तो आर्टिफिशियल भी है, रियल तो वास्तविक है। वास्तविक का अपोजिट क्या है, अवास्तविक, जो वास्तव में नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल क्या है, जिसको आपने बनाया है। और नेचुरल क्या है, जो प्राकृतिक तौर पे। तो ध्यान रखना, आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या जाएगा, नेचुरल। आपने इसे
प्राकृतिक तौर पे नहीं पाया, आपने इसको क्रिएट किया है, बनाया है, आर्टिफिशियली आपने उसे तैयार किया है। नेक्स्ट आइए, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म, ये तो बड़ा आसान वर्ड है, इसका तो एग्जैक्ट उल्टा क्या होगा, पैसिमिस्ट, आशावादी, निराशावादी, ये ध्यान रखना, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, ये तो वर्ड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, इसमें तो कोई सरदर्दी नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इलोक्वेंट, ये ध्यान रखो वर्ड, जहां भी लोक्वा वर्ड आता है, LOQUA, लोक्वा, जैसे यहां पे आ गया LOQU, लोक्वा अगर कोई रूट वर्ड होता है, लोक्वा का मतलब होता है बोलना, ये हमेशा बोलने से संबंधित होता है लोक्वा। इलोक्वेंट मतलब बातों नहीं, ये बातों से संबंधित होता है, जैसे आपने समझ जाओगे, ग्रैंडिलोक्वेंट, ज्यादा बोलने वाला, लोक्वासियस वर्ड सुना होगा आपने, लोक्वासियस, ये भी बोलने वाला होता है, लोक्वासियस होता है, ठीक है ना। जैसे सोलिलोकी, सोलिलोकी, ये भी बातों से संबंधित होता है। तो जब भी कोई आदमी बात करता है, बोलता है, बातचीत करता है, तो बातचीत के लिए वर्ड कहते हैं लोक्वा। तो इसका पूछ रहा अपोजिट, तो अपोजिट क्या, फ्लुएंट तो ये तो बोलने से हो जाएगा, एक्सप्रेसिव भी बोलने से होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला, ये भी, ये तो सेम मीनिंग हो जाता है। क्लियर का बोलने से कोई मतलब नहीं, ये वर्ड है इनआर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है, ये बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनसे आप बोल पाते हैं, ऑर्गन्स जो बोलने में काम आते हैं उसे आर्टिकुलेटरी फंक्शंस बोलते हैं। जैसे आपके टीथ, टंग, लिप, नोज, फेरिंक्स, गले का जो पार्ट होता है, ये सब हमारे आर्टिकुलेशन पार्ट्स होते हैं, आर्टिकुलेटरी पार्ट्स होते हैं, जिनसे हम बोल पाते हैं, उससे बोलते हैं आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो आर्टिकुलेट मतलब बोलने से संबंधित, और इनआर्टिकुलेट जो बोलने से अपोजिट होते हैं, यानी कि चुप रहना, यानी कि बोलने वाली चीजें नहीं है, वो बातें या वो ऑर्गन्स जो बोल नहीं पाते, इनआर्टिकुलेट, जो बोलते हैं इलोक्वेंट, बातूनी, इलोक्वेंट, ना बोलने वाला, इनआर्टिकुलेट, इसका अपोजिट किया जाएगा इनआर्टिकुलेट। चलो नेक्स्ट आते हैं, वॉइस चेंज करना है, लेट द बुक बी रेड बाय मी, तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो सारे ऑप्शन लेट से बनाए हैं उसने, अपने सरदर्दी ज्यादा मत पालो, लेट मी सेम है। अब यहाँ लिखा बी रेड, वर्ब कौन सी लिखी है, रेड, यहाँ पे लिखा रीड, यहाँ पे लिखा हैड रेड, हैड तो कहीं आया ही नहीं इसमें, हैव कहीं नहीं आया इसमें, प्लीज रीड ये बनेगा नहीं इस टाइप से, प्लीज रीड, तो ऑप्शन क्या जाएगा, लेट मी रीड द बुक, क्योंकि रिक्वेस्ट का कोई फॉर्मेशन नहीं है, पहला जाएगा लेट मी रीड द बुक, यानी कि लेट द बुक बी रेड बाय मी, खत्म बात। ऑप्शन की हेल्प लिया करो, अपने क्वेश्चन को पढ़ो और उस क्वेश्चन को मैच किया करो, ऑप्शन कौन सा आ सकता है, भाषा से जूझिए मत, इससे लड़िए मत कि इसको मैं सीख के मरूंगा, आप पूरी भाषा कभी नहीं सीख सकते। ऑप्शंस को समझने की कोशिश करिए, जिस बच्चे को ऑप्शन से खेलना आ गया वो एग्जाम बीट कर जाता अच्छे से, ठीक है, एक्यूरेसी से आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आता है, वाई इज, अब देखो वाई से शुरू हुआ, क्या करना, वॉइस चेंज करना, वाई 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 कॉमन है, इसमें लिखा इज, तो टेंस चेंज तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे वर आ गया नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आर है हो सकता है, हैव आ गया नहीं कर सकते हो, आर है कर सकते हो, समझ रहे ना। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास में ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन, दो तो कट गए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज सब्जेक्ट है, हेल्पिंग को कहाँ आती है, सब्जेक्ट से पहले, तो ये ऑप्शन भी गया, ये आ गया, कुछ भी पढ़ते रहना यही ऑप्शन जाएगा, पढ़ के देख लो चाहे आप इसे। तो वाई इज, समझ गए ना मैं क्या कहता हूँ, दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना इसको, इस वीडियो को, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को करना कैसे, सेकंड बार में क्वेश्चन करने की एबिलिटी गेन हो जाएगी। तो वाई इज, तो समझ गए ना किस टाइप से करना है, ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, एक ऑप्शन जाएगा, सिर्फ एक वर्ड से खेल खत्म हो जाता है। आगे आते हैं, जैसे सुरेश स्टोल, स्टोल है सेकंड फॉर्म, वॉइस चेंज करना है, टेंस चेंज नहीं हो सकता, तुम प्रेजेंट टेंस में ले आए नहीं कर सकते हो, गोट कहां से आ गया नहीं कर सकते हो, वाज स्टोलन ये पैसिव पास्ट है, और वाज बीइंग आईएनजी है कहीं, यहाँ पे आईएनजी कहां से आ जाएगी, ये आईएनजी कहां से आ गई, कुछ भी अपने पास से नहीं कर सकते हो भाई। स्टॉल सेकंड फॉर्म है, तो वाजवर्स के साथ स्टोलन, सी ऑप्शन जाएगा। ना मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, ना ये पढ़ा, ना ये पढ़ा, और यकीन मानिए मैं पढ़ता भी नहीं हूँ कभी सेंटेंसेस को, कभी मेरे पास जैसे बच्चे आते हैं डाउट पूछने के लिए, तो मैंने कभी ये सेंटेंस पढ़ने की हिम्मत नहीं की, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती, मैं क्यों टाइम छोड़ू भाई, मेरे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बस मुझे कर देना, उन ऑप्शन में से छांटना है। मुझे नहीं पता सुरेश कौन है, वो तो मैं तब देखूंगा जब मेरा ये पॉइंट वाज स्टोलन 2-3 ऑप्शन में आ गया, तो मैं चेक करूंगा, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। सेकंड फॉर्म है तो वाज थर्ड फॉर्म, ये रहा पैसिव मेरा, ना ये बनेगा ना ये बनेगा ना ये बनेगा। तो आईएनजी है नहीं तो तुम आईएनजी कहां से ला रहे हो, इज नहीं है तो तुम इज एमआर आईएनजी कहां से ला रहे हो, गेट कहां से ले आए भाई तुम, तो पॉइंट क्या जाएगा, माय बुक वाज स्टोलन बाय सुरेश, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, आई हिम टू गो अवे, मैं चाहता था कि वो चला जाए क्योंकि मैं बड़ा थका हुआ था और मुझे नींद की जरूरत थी, तो आई
वांटेड होता है चाहना, विश्ड होता है चाहना, लेकिन दोनों में फर्क होता है। देखो विश आपकी अंदर की आवाज होती है, वांट है जो फिजिकली आप चाहते हैं दुनिया में। जब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दुनिया को दिखेगा मैं डॉक्टर बन गया, ठीक है ना, पैसा चाहिए, आई वांट मनी। लेकिन अगर जो मेरे अंदर की इच्छा है, जैसे आपके साथ कोई दोस्त बैठा हुआ है और आपका मन कर रहा है उठ के चला जाए, ये वांट नहीं, ये विश है। मन मन में बात चल रही है यार चला जाए उठ उठा के यार ये बस, ठीक है ना, वांट नहीं, विश्ड। आई विश्ड हिम टू गो अवे, मेरी इच्छा थी यार वो चला जाए, मैं थका हुआ था। तो यहाँ पे विश्ड करेक्ट होगा, वांटेड नहीं होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे वांटेड करके आ गए। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉल्यूशन इज टुडे इज वेरी हाई लेवल। जब भी कोई चीज बहुत ऊंचे लेवल पे हो या बहुत तेज स्पीड पर हो तो उसके लिए एट आता है, एट लेवल, एट स्पीड, ठीक है ना। ध्यान रखना, जैसे गाड़ी बहुत तेज स्पीड भाग रही थी, कार वाज रनिंग एट ए हाई स्पीड, तो एट आता है। स्पीड के लिए भी लेवल के लिए भी क्या आएगा? एट। पॉल्यूशन टुडे इज एट ए वेरी हाई लेवल, बहुत ऊंचे लेवल पे है आज अगर पॉल्यूशन को देखें तो। आसान पॉइंट है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आते हैं। I saw him going escorted, थर्ड फॉर्म आ गया भाई। I saw him going, मैंने उसे जाते हुए देखा। escorted थर्ड फॉर्म है। टू पुलिसमैन, तो ये तो टू पुलिसमैन द्वारा एस्कॉर्ट दिया जा रहा होगा ना। एस्कॉर्ट कौन दे रहे हैं? पुलिसमैन। तो एस्कॉर्टेड बाय टू पुलिसमैन, एस्कॉर्टेड बाय। ये यहां से सेंटेंस अलग है। आप कहोगे जी पैसिव वॉइस है, बिल्कुल पैसिव वॉइस है। वो कह रहा है I saw him going who या when he was escorted, पूरा सेंटेंस लिख के क्या लिख दिया? escorted by two policemen, दो पुलिसमैन उसके आगे आगे चल रहे थे, मैंने उसे वहां जाते हुए देखा। escorted by पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। बाय ही किया होगा ज्यादातर स्टूडेंट ने। एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू के साथ क्या था भाई? ध्यान से देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्क, ऑफेंड, प्रोटेक्ट, एक्सेप्टेड, ये तो आ नहीं सकता। थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आ गई। वर्क भी आ सकता है, ऑफेंड भी आ सकता है, प्रोटेस्ट भी आ सकता, प्रोटेक्ट भी आ सकता है। तो क्या कर रहे हैं? हर एम्प्लॉय से उम्मीद की जाती है कि वो कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्या करे? इंटरेस्ट में वर्क करे। वर्क द इंटरेस्ट, वर्क द इंटरेस्ट नहीं होता, वर्क मीन्स कार्य करे। तो अगर वो कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का कार्य कर रहा है तो वर्क फॉर आना चाहिए था। वो काम करे कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, वर्क फॉर आना चाहिए था। तो फॉर तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑफेंड कोई चाहेगा थोड़ी सी कंपनी के जो इंटरेस्ट है, जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी के जो प्रोटोकॉल या जो भी उस कंपनी का एक थीम है उसके प्रोटेस्ट में कौन काम करे? तो कोई पसंद करेगा नहीं, कोई कंपनी पसंद नहीं करेगी कि आप उसके एम्प्लॉय जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये भी नहीं जाएगा, कहेगा प्रोटेक्ट, संरक्षण करे। यानी कि जो कंपनी की अपनी एक प्रोटोकॉल है, जो कंपनी का अपना डिग्निटी है, जो कंपनी के अपने इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करके एम्प्लॉय काम करे। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट आपका सही वर्ड होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आती है। ये पूछ रहा है भाई OWS, वन वर्ड आपको बताना है। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन। ध्यान रखना, जहां भी लव होगा वो वर्ड होता है फिल। फिल का मतलब प्रेम, और जहां भी हेट होगा वो होगा मिस। मिजो का मतलब होता है द्वेष, नफरत। रूट वर्ड याद रखना, ठीक है ना। तो एक आदमी जो महिला से नफरत करता है तो नफरत के लिए क्या आएगा? मिजोगेनिस्ट, मिजोगाइनिस्ट से बोलते हैं। नारी जाते से, गाइनो का मतलब होता है नारी, गाइनो, गाइनो का मतलब महिला। तो मिजोगाइनिस्ट का मतलब होगा महिला से नफरत करने वाला। और जो ईस्ट होता है, किसी रूट वर्ड में, रूट में लास्ट में जुड़ता है ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है व्यक्ति। तो तीन वर्ड जोड़ दिए, ऐसा व्यक्ति जो महिला से नफरत करे, तो मिजोगाइनिस्ट ये वर्ड बन जाएगा। मैट्रिसाइड, ये माता की हत्या हो जाती है, ये वर्ड भी नहीं होगा। इनोक्वस, ये इनोसेंट से याद करो, INNO, ठीक है ना, CENT, इनोसेंट जो होता है उसका मतलब मासूम। तो इनोक्वस भी होता है मासूम, ये भी नहीं जाएगा। और शायद इसकी स्पेलिंग मुझे डाउट है भाई, मैट्रिकुलस की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ठीक है ना। तो इनोक्वस मासूम, मैट्रिसाइड माता की हत्या, और मिजोगाइनिस्ट नारी जाति से नफरत करने वाला। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? हु हेट्स वुमेन, मिजोगाइनिस्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। एक ऐसा आदमी जो लड़ता है पैसे के लिए, जो पैसे के लड़े। पेट्रोइट होता है देशभक्त, तो ध्यान रखो देशभक्त तो कभी पैसे के लिए लड़ेगा नहीं, नहीं हो सकता। अमेचर होता है नो सीखिया, शौकीन टाइप का आदमी होता है अमेचर।
ये किसी भी काम को प्रोफेशनल नहीं करता, तो उसका लड़ने पड़ने से कोई लेना देना नहीं है। वॉरियर भी कभी पैसे के लिए नहीं लड़ता, योद्धा जो होता है वो कभी पैसे के लिए नहीं लड़ता, ये दोनों देश के लिए लड़ेंगे, वॉरियर भी और पेट्रोइट भी अच्छे काम के लिए लड़ेंगे। ये बढ़ जाएगा मर्सेनरी। मर्सेनरी, मर्सेनरी वो आदमी होता है जो पैसे के लिए लड़ता है। आप इसे पैसे दो, किसी का मर्डर करवा लो, ठीक है ना, उसे मर्सेनरी कहा जाता है। भाड़े की सेना इसे बोलते हैं, भाड़े का टट्टू इसे बोलते हैं, पैसा दो लड़वा लो, इसको मर्सेनरी बोलते हैं। तो वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, मर्सेनरी। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से छिछोरागर्दी करता है, इस छिछोरे को बोलते हैं, ध्यान रखना, फ्लेंडर, छिछोरा, बस इससे मीनिंग याद रखना, ये छिछोरा होता है, फ्लेंडर जो होता है। सॉलेम का मतलब होता है बहुत ही गंभीर स्वभाव का आदमी, बहुत गंभीर, तो ये भी नहीं जाएगा। पोस्टह्यूमस का मतलब होता है पोस्ट, पोस्ट मतलब मृत्यु, मृत्यु, पोस्ट मींस बाद में, और थ्यूमस का मतलब, पोस्टह्यूमस जो होता है वो मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत, उपरांत ऐसे लिखना, मृत्यु उपरांत, मरने के बाद, पोस्टह्यूमस। और सैनिक्योर, सैनिक्योर एक जॉब होती है जिसमें काम कुछ नहीं है, पैसा बहुत बढ़िया है, एक ऐसी जॉब जिसमें वैसे ठाली बैठने का पैसा मिल रहा है, उसे बोलते हैं सैनिक्योर। तो ये भी नहीं जाएगा, वर्ड की जगह हु फ्लर्ट्स विद लेडीज यानी फ्लैंडर, छिछोरा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अच्छा, छिछोरी भी होती है एक, वो से बोलते हैं कॉकवेट, छिछोरी भी होती है, ऐसा नहीं है लड़के ही फ्लर्ट करते हैं, लड़कियां भी करती हैं भाई, उसे बोलते हैं कॉकवेट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, देखो डिस्गाइज होता है भेष बदल लेने को, डिस्गाइज बोलते हैं, जब तुम भेष बदल लेते हो डिस्गाइज कहेंगे। और ब्लेसिंग का मतलब होता है दुआएं, तो ब्लेसिंग मीन्स अच्छा, डिस्गाइज मीन्स बुरा भेष। ये देखने में बुरा है लेकिन अगर इसे अजमाओगे तो ये बहुत ही अच्छा आदमी है। तो ऐसा व्यक्ति जो देखने में बुरा हो पर अजमाने में बहुत अच्छा हो, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, थप्पड़ मारे, तो थप्पड़ लगने पे तुम्हें बुरा लगा, लेकिन बाद में पता चलेगा पेरेंट्स ने सही पीटा, पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं। जैसे टीचर्स आपको डांटते हैं तो टीचर्स आपके बुरे के लिए डांटते हैं, अच्छे के लिए डांटते हैं। तो वही चीज होती है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तुम्हें बुरी लग रही है पर वो है तुम्हारे भले के लिए। तो क्या होगा, समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ ऐसी चीजें अच्छी नहीं है बट दैट लीड्स समथिंग गुड, लेकिन उसको अंदर बात जाके देखोगे या उसको टाइम दोगे तो वो अच्छा नजरिया आपका निकल के आएगा, अच्छी बात निकल गई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। हिडन एनिमी से मतलब नहीं है, रिलीजियस ब्लेसिंग्स, डिस्गाइज्ड गिफ्ट नहीं, ये जाएगा। वो चीज जो शुरू में देखो तो बहुत बुरी, लेकिन उसे समय दो, उसे टाइम दीजिए तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पीटा डांटा, उसे बोलते हैं। अब ये आ गया भाई पैराग्राफ। अब मैं एक बात बताता हूँ पैराग्राफ के लिए, क्लोज टेस्ट तो आपको देखो अल्टीमेटली पढ़ना पड़ेगा, क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो होते हैं, फिलर्स होते हैं, वो तो आपको पढ़ना होता है। पैराग्राफ को पढ़िए मत आप, क्योंकि अगर इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके पास टाइम ना बचे। मैथ्स करना है, रीजनिंग भी है, जीएस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, टाइम इंग्लिश में बचाने की कोशिश करो। तो पैराग्राफ में पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। इसमें लिखा ममीफिकेशन वाज डन टू, यानी ये पैराग्राफ किसके बारे में है, ममीफिकेशन के बारे में। इसका फिर दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, Why was the knowledge of anatomy important for the priests? ये एनाटॉमी की बात कर रहा है यहाँ पे। What was the initial step of process of mummification? फिर से ममीफिकेशन आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से जो पैराग्राफ होगा नेचुरल सी बात है ममीफिकेशन के बारे में होगा। और मम्मी आपको पता है क्या होती है, इजिप्ट में, मिस्र में होता क्या था, जब लोग मर जाते थे तो उनको दफना दिया जाता था, उस पर कुछ लेप वगैरह लगाते थे, पट्टियां बांधते थे, उसके मुंह पे मास्क लगा के उसे जो ना दबा दिया करते थे, उसे मम्मी बोलते थे। तो अगर थोड़ी सी फिल्में विल्में तुमने देख रखी है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस बचपन से पढ़ा हुआ है तो ममीफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपने तो पढ़ रखा है ममीफिकेशन, थोड़ा बहुत सीख तो रखा है उसके बारे में, तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार इसके ऑप्शन देख लो, हो सकता है आपको यहीं से आंसर मिल जाए। तो उसने कहा ममीफिकेशन वाज डन, ममीफिकेशन किया जाता था किस लिए, स्टडी द कॉज ऑफ डेथ, ताकि मृत्यु का कारण पता लग सके, प्रिजर्व डेड बॉडी इन लाइफ लाइक मैनर, के डेड बॉडी को संरक्षित किया जा सके जिस तरह से वो है, जैसी है उसे उसी हाल में सुरक्षित रखा जा सके, टेस्ट द ड्राइंग प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है केमिकल होता है, न्यूट्रॉन जो होता है एक केमिकल है न्यूट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टी को सुखाने के लिए मॉडिफिकेशन होता है, और परफॉर्म रिचुअल्स एंड प्रेयर्स, पूजा पाठ वगैरह के लिए होता है। तो आप सोचिए मम्मी क्या होती थी, मम्मी जो डेड बॉडी है ना एक, उसको स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो भाई यही ऑप्शन जाएगा ममीफिकेशन का। ममीफिकेशन में अब तुम पढ़ के भी देख लोगे तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ममीफिकेशन में क्या होता था, प्रिजर्व, इसमें आपको पता होता था, थोड़ा बहुत फिल्में भी देखना, समझना, पढ़ना इसके बारे में। मम्मी कैसे बनती है, जब आदमी मरता है, कोई राजा मरा तो उसके पहले तो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स वो लोग निकाल देते थे,
उसकी नाक से उसके दिमाग विमाग को भी निकाल लेते थे। ये रियलिटी बता रहा हूँ, पैराग्राफ में यही होगा। मम्मी के बारे में पढ़ के देखना थोड़ा सा आप लोग। और उस पर फिर एक लेप लगा के उसे पट्टे में बांध के उसको दफनाते थे, और दफनाने के साथ साथ कुछ ना कुछ चीजें उसके साथ रख देते थे। उन्हें लगता था कि वापस कहीं आएगा, स्वर्ग से आएगा, या यात्रा पे जा रहा है, या कभी ना कभी लौट के जरूर आएगा। तो इस तरह से कुछ चीजें उसके पास रख देते थे, वो ममीफिकेशन होता था। उसके मुंह पे मास्क भी लगाते थे, पूरी बॉडी को ताबूत में बंद कर देते, ममीफिकेशन। ठीक है, तो ममीफिकेशन क्या है? डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है, यही ऑप्शन जाएगा। पढ़ के देख लो ना, 100% यही होगा। और देखिए, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, जो हमें पढ़ना है, भाई पढ़ लो, इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो तुम फिर घूमते रहोगे बैठे हुए। क्वेश्चन करने की कोशिश करो, नॉलेज को दिखाने की नहीं, क्वेश्चन कर रही है। व्हाट वाज द इनिशियल स्टेप, नहीं सॉरी, व्हाई वाज द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीस्ट? प्रीस्ट ही करते थे, साधु संतों का काम था उस टाइम पे, जो पुजारी होते थे, तो उनके लिए बॉडी की एनाटॉमी की जानकारी बहुत जरूरी थी। ममीफिकेशन के लिए बॉडी का एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब आकार की, अंदर से आपका शरीर कैसा है, वो जानकारी बहुत जरूरी थी। किस लिए थी? टू डिले द डिके ऑफ द बॉडी फॉर 70 डेज, कि 70 दिन तक आपकी बॉडी बर्बाद, डिले, डिके ना हो जाए, सड़ ना जाए, इसके लिए एनाटॉमी पता होनी चाहिए थी। टू रैप ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट को लपेटने के लिए एनाटॉमी आनी चाहिए थी। टू रिमूव इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम बॉडी, बिल्कुल सही यही जाएगा। इंटरनल ऑर्गन्स निकालने के लिए उसको जरूरत थी कि एनाटॉमी उन लोगों को पता होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने क्या करना था, इंटरनल ऑर्गन्स निकालने होते थे। इंटरनल क्यों निकालते थे? क्योंकि वही बॉडी पार्ट को सड़ाते थे, पूरी बॉडी को वही गला देते थे अंदर से। तो अंदर से पूरा इंटरनली साफ कर दिया, अंदर से लेप वेप लगा दिया, बॉडी सड़नी बंद। तो रिमूव इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम बॉडी, इसके लिए एनाटॉमी की बहुत जरूरत थी। ठीक है, पढ़ के भी देखोगे तो फिर यहाँ पे लिखता मिल जाएगा, द बॉडी हैड ड्राइड आउट कंप्लीटली, एम्बाल्म्स, रिमूव्ड द इंटरनल पैकेट्स एंड लाइटली वॉश्ड द नर्टन ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी को वो निकाल लेते थे और उसमें उसे साफ करके उसे दबा देते थे। और भी कहीं ना कहीं मिलेगा इसमें, ब्रेन वाज रिमूव्ड केयरफुली इंसर्टिंग स्पेशल हुक्ड इंस्ट्रूमेंट, सब मिल जाएगा आपको इस पैराग्राफ में। और देखो, व्हाट वाज द इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन, शुरू का स्टेप क्या था? कंप्लीटली ड्राइंग द बॉडी, पूरी बॉडी को सुखा दो। प्लेसिंग ए फेस मास्क बिटवीन द हेड एंड बैंडेज, मतलब हेड बैंडेज के बीच में जब पट्टी लपेटेगी उस पर मास्क रखो, तो सबसे पहला काम ये था। रैपिंग द बॉडी विद स्ट्रिप्स ऑफ लिनन, लिनन के कपड़े से बॉडी को रैप करने का सबसे पहला काम था। और रिमूवल ऑफ द इंटरनल पार्ट्स, भाई एक बात बताओ, बॉडी को रैप कर दोगे फिर इंटरनल पार्ट निकालोगे, पूरी बॉडी पे मास्क वास्क लगा दोगे फिर इंटरनल पार्ट निकालोगे, ये सबसे पहले तो इंटरनल पार्ट निकालोगे, उसके बाद धोओगे, बॉडी को उस पर लेप लगाओगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा? रिमूवल ऑफ द इंटरनल पार्ट्स, यही काम सबसे पहला होगा। पढ़ के देख लो ना, ये मिलेगा आपको कहीं ना कहीं लाइन में इसमें। नेक्स्ट, हुक्ड इंस्ट्रूमेंट वर इंसर्टेड थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल होता है नाक, नाक से हुक वाले इंस्ट्रूमेंट डाले जाते थे, क्या निकालने के लिए? एक्सट्रैक्ट मतलब निकालने के लिए। क्या निकालना था? लीवर। कॉमन सेंस की बात है, नाक में इंस्ट्रूमेंट देके लीवर निकालेगा आदमी? नहीं हो सकता। ब्रेन, लंग्स या हार्ट, भाई क्या निकलेगा? नाक में हुक देके, और नाक में जो हुक जाएगा वो सीधा जाएगा और खोपड़ी में जाकर टकराएगा, तो ब्रेन ही निकलेगा ना। ठीक है ना, क्यों पढ़ना है इस क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ। और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बरीड विद द ममीज, ममीज के साथ में इनमें से कौन सी चीज नहीं दफनाई जाती थी? एम्यूलेट्स, वो होते हैं ताबीज। जिन्होंने मम्मी के बारे में नहीं पढ़ा तो वो चेक कर लेना, लिखा मिल जाएगा इसमें कहीं ना कहीं। देखो कुछ ना कुछ जरूर लिखा मिलेगा, नॉस्ट्रिल थ्रू बिट्स ऑफ ब्रेन टिश्यूज, ठीक है। और फिर एम्बार्मर्स देन रिमूव द ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमिनल चेस्ट थ्रू कट मेड द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, पूरा पेट को काट के उसे चेस्ट में से सारे ऑर्गन्स निकाल लेते थे, ठीक है ना। फिर हार्ट को निकाल लेते थे, ठीक है। और भी उसमें चेक कर लेना। और फिर क्या रखते थे? अदर ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स निकाल लिए विद द स्टमक, लीवर, लंग्स सब निकाल लिया, आदमी का छोड़ा ही इसमें कुछ नहीं बेचारे में। इंटेस्टाइन निकाल दी इन स्पेशल बॉक्सेस और जार्स टुडे कॉल्ड कैनोपिक जार्स, और ये एक कैनोपिक जार में भर के उसे रख दिया करते थे, ठीक है। समझ के मैं क्या करूं? तो क्या क्या चीज और इसके साथ रखते थे वो भी देख लेना, वो भी मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, जो ममीफिकेशन में क्या क्या मिलेगा कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करो, ताबीज बिल्कुल रखते थे भाई। वो ताबीज इसलिए रखते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि लॉन्ग ड्राइव नहीं, ये लंबे रास्ते पे जा रहा है और ये लाइफ में एक यात्रा पे निकला है, तो उसके लिए ताबीज रखे जाते थे। उसके साथ में परफ्यूम्स रखे जाते थे, कैनोपिक जार रखते थे। कैनोपिक जार वो होते थे, वो एक बड़ा सा जार होता था, उसमें उसके बॉडी ऑर्गन्स रख दिया करते थे साथ में वो। और एम्बाल्मर्स, एम्बाल्मर्स होता है लेप, जिससे बॉडी को लेपा जाता था। तो देखो क्या क्या रखते थे डेड बॉडी के पास में। नेचुरल सी बात है, ताबीज भी रखते थे,
परफ्यूम भी रखते थे, कैनोपिक जार्स भी रखते थे, सारी चीजें उसके पास रखते थे, लेकिन एम्बाल्मर नहीं रखते थे। एम्बाल्मर तो लपेटते थे, उसके ऊपर लेप लगाया जाता था बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए। ऑप्शन जाएगा सी, ये नहीं रखा जाता था। ठीक है ना। बाकी इसमें अगर चेक करोगे तो यही लाइन आपको इसमें कहीं ना कहीं मिल भी जाएगी, पढ़ के देख लेना इसमें। ये रहा देखो, द मम्मी वाज कंप्लीट, इट वाज देन प्लेस्ड इन टॉम्ब along with food, furniture, vessels, perfumes, jewels and other things required after life। सब आगे परफ्यूम वर्फ्यूम ज्वेल्स एमुलेट ज्वेल्स वगैरह सब आ जाता है। ठीक है, सब रखे जाते थे। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और आ गया पैराग्राफ, इसके भी क्वेश्चन को, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स आपने सुना होगा कि आपको डाइट में फाइबर लेने चाहिए। साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे फाइबर क्या होता है। फाइबर कभी भी एक तो पचेगा नहीं आपको। फाइबर आपको क्या करता है, पेट को साफ करने के लिए होते हैं, रेसे रेसे होते हैं जिनमें जो, जैसे आप मोटा अनाज खाते हो तो उसमें फाइबर होता है, फल खाते हो तो फल का जो गूदा होता है वो फाइबर का काम करता है। वो कुछ नहीं पचेगा आपके पेट में, वो एक स्पंज की तरह काम करता है। आप पानी पियोगे, कुछ खाओगे पियोगे तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, फूल जाएगा और तुम्हारी पूरी आंतों को साफ करता हुआ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी हार्ट डिजीज कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर लेवल कम हो जाता है। सारे काम ये करता है डाइटरी फाइबर। कभी नॉनवेज में, अंडे में, दूध में नहीं मिलेगा, ये हमेशा प्लांट फूड्स में मिलता है। तो ये चीजें समझो, बाकी पढ़ के देख लेना, डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ लो, गूगल पे सर्च कर लो या फिर पैराग्राफ पढ़ लो, बात देखिए। लेकिन आप पढ़ जरूर लेना इसके बारे में, डाइटरी फाइबर के बारे में, चाहे हिंदी में पढ़ लो, आपको पता होना चाहिए। वो कह रहा है व्हाट आर द डाइटरी फाइबर्स, क्या होते हैं। इनडिजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट फूड, बिल्कुल सही बात है। एक तो ये प्लांट फूड में होता है और ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, ये ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं डाइटरी फाइबर जो होते हैं। एंजाइम्स नहीं, डाइटरी फाइबर कभी एंजाइम्स नहीं होते पेट के। इजीली डाइजेशन, हेल्दी फूड नहीं होता। और इंजेस्टेड फूड इन द कॉलन, कॉलन होते हैं बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में जो इंजेस्टेड फूड होता है वो भी नहीं होता। फूड तो काय होता ही नहीं है, ये कभी भी डाइटरी फाइबर होते हैं, फूड नहीं होता है। इसे पढ़ के भी देखोगे, ये देखो क्या लिखा है, डाइटरी फाइबर कलेक्टिवली इंडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लांट फूड, पहले लाइन लिखी हुई है। ठीक है ना, इंडाइजेस्टिबल, ये पचने वाले नहीं होते हैं, पचते नहीं है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्लांट फूड में मिलते हैं। पहले लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिच इन डाइटरी फाइबर, इनमें से कौन सी चीज है जिसमें डाइटरी फाइबर नहीं मिलता है। देखो, सीरियल्स, दालों में मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, सिट्रस फूड, फलों में मिलता है, ग्लूकोज में नहीं मिलेगा। ग्लूकोज तो खुद एक एब्स्ट्रैक्ट है, खाने भोजन से जो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज की फॉर्म होती है, तो ग्लूकोज में फाइबर कहां से आ गया, तो ग्लूकोज में नहीं होगा, तो आंसर जाएगा सी, जिसमें फाइबर नहीं है। किसमें नहीं है, ग्लूकोज में नहीं है, बाकी इन सब में फाइबर है। पढ़ के देख लो, नहीं भी पढ़ोगे तो कॉमन सेंस से कर लो। आ गया ये नेक्स्ट, द डाइटरी फाइबर्स बिहेव, डाइटरी फाइबर कैसे काम करता है, लाइक ए स्पॉन्ज, स्पॉन्ज तुम्हें पता होगा, स्पॉन्ज रसगुल्ला होता है, उसे भींच तो सारा रस निकल जाएगा, फिर बाखर में छोड़ दो, फूल के सारे बाखर को रस को पी लेगा। स्पॉन्ज मतलब उसको क्या करता है, उसे निचोड़ने पे पानी निकल जाता है, फिर छोड़ने पे पानी को वो सोख लेता है, वो स्पॉन्ज होता है। तो ये स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये दे कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप, बिल्कुल सही यही होगा, स्पॉन्ज फूल सकता है, पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेस मेटल, ट्रेस मेटल समझो, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, आपकी बॉडी में जिंक, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम वेल्शियम होते हैं, उन्हें ट्रेस मेटल्स बोलते हैं, जिंक, आयरन वायरन जो होते हैं। तो ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, रोकते हैं ट्रेस मेटल के एब्जॉर्प्शन को। नहीं, ट्रेस मेटल के एब्जॉर्प्शन से डाइटरी फाइबर का कोई लेना देना नहीं होता। इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल छोटी आंत की मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं। नहीं भाई, कुछ नहीं करेंगे ऐसा काम ये। रिड्यूस द क्रेविंग फॉर फूड, ये भोजन की क्रेविंग को कम कर देते हैं। ये सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि स्पॉन्ज बोला उसने, ध्यान तो उसने कहा डाइटरी फाइबर बिहेव लाइक ए स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज का मीनिंग पूछ रहा है कि स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं। स्पॉन्ज से रिलेटेड वर्ड पूछे, बाकी कोई काम करता है नहीं करता उससे मतलब नहीं। स्पॉन्ज का मतलब ये है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, फूल जाएगा। ठीक है, 38 का एक। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, पूरा पैराग्राफ डाइटरी फाइबर के ऊपर है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर, फंक्शंस, फंक्शनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स, बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट, नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर,
पूरा पैराग्राफ जहां भी देखोगे बेनिफिट बेनिफिट सारी चीजें सब कुछ क्या है, डाइटरी फाइबर, यहाँ डाइटरी फाइबर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर पहला ऑप्शन जाएगा टाइटल में, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कॉमन सेंस है, देखो डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, डाइटरी फाइबर कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं, बिल्कुल सही बात है, कब्ज कम करते हैं, सही है, ये तो सही है। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज, पेट की बीमारी नहीं होगी, हार्ट की डिजीज भी कम हो जाएगी, ये काम भी करेंगे। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज के लेवल को भी रेगुलेट करते हैं, ये लिखा भी है आपकी लाइन में, मिल जाएगा, चेक कर लेना कहां है ये वाला पॉइंट। ये देखो, देयर बेनिफिशियल इफेक्ट्स लाई इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज, डिक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये गम एंड पैक्टिन आर रिपोर्टेड टू डिक्रीज पोस्ट प्रेंडियल आफ्टर मील्स ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। आप पढ़ के देखो, लाइन पे मिल जाएगी। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेस मेटल, ये काम नहीं करता, ट्रेस मेटल का एब्जॉर्प्शन को करने का काम डाइटरी फाइबर का नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं करता, ये तो बल्कि पेट की और सफाई करता है डाइटरी फाइबर जो होता है। तो ये चेक करो, अभी चाहे घर पे पढ़ रहे हो डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ के देखो, ममीफिकेशन ममीज के बारे में पढ़ के देखो, 2 लाइन में आपको सारा समझ में आ जाएगा, बायोलॉजी भी ठीक हो जाएगी, हिस्ट्री ठीक हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो पैराग्राफ के लिए बच्चों जो ना, जो पैराग्राफ होता है उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, ये क्या है भाई आपका सेंटेंस में आपको, ये क्लॉज टेस्ट है, ये तो पूरा पढ़ना पड़ता है। व्हेन जेन डाइड, जब जेन मरी 1850, तो ईयर लिखा तो ईयर के लिए क्या आएगा, इन 1850, ऑन एट इनटू नहीं आते हैं, जैसे इन 2004 इन 2024, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन 1850, 1850 में मर गई। She was called one of the most distinguished novelist, वो सबसे ज्यादा फेमस नॉवलिस्ट्स में से एक मानी जाती थी, कहां की, इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड, अब इंग्लैंड की जगह का नाम आ गया, ठीक है, नॉवलिस्ट थी, अब हुम आ सकता था, हुम इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड, जिसे इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया, पर हुम ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आएगा, विच, मतलब वो वन ऑफ द मोस्ट distinguished novelists which England has produced and the first, जिसे इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया और वो पहली थी, and the first that beautiful kind of fiction, तो फर्स्ट क्या होना था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, फर्स्ट कास्टेड, फर्स्ट डिसमिस्ड, फर्स्ट एनर्जाइज्ड। एनर्जाइज्ड होता है ऊर्जा भर देना, डिसमिस्ड होता है खत्म कर देना, कास्टेड होता है फेंक देना, इंट्रोड्यूस होता है परिचय देना। तो नेचुरल सी बात है, नॉवलिस्ट तो फिक्शन के इस काइंड का, ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन, फिक्शन एक पैटर्न होता है जिसमें काल्पनिक चीजों को शो किया जाता है, नॉवल का एक टर्म होती है फिक्शन। तो उसने क्या किया, वो पहली थी, जेन ऑस्टिन जो थी, जेन जो थी, वो पहली थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन को। द हिस्टोरिकल रोमांस, पोर्टर सिस्टर्स, ये भी नॉवलिस्ट थी उस टाइम पर। कैरियर्स एंडेड, इनका तो करियर जो था ना एंड हो गया भाई, पोर्टर सिस्टर्स का जो करियर था वो एंड हो गया। As the Bronte sisters were getting started, जब ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने अपना लिखना शुरू किया तो पोर्टर सिस्टर्स का करियर क्या हो गया, एंड। कब हुआ, जस्ट एज, जैसे ही, एज के साथ तो लेस्ट एज, दैट एज, मस्ट एज नहीं, क्या होगा, जस्ट एज ब्रॉन्टे सिस्टर्स वर गेटिंग स्टार्टेड, जब उन्होंने लिखना शुरू किया इन द अर्ली विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन एज की शुरुआत में जब ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने लिखना शुरू किया तो इनका तो करियर ही खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, ये करिए, 45 क्वेश्चंस हैं, इसको टैकल करो। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट रेस की सीरीज के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।